जय हिंद। तो आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है इटली के एकीकरण को देख लिए थे। आज के क्लास में जो है हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो है सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण में जो है सबसे ज़्यादा जो है किसका योगदान है। तो याद रखिएगा बिस्मार्क का। अगर बिस्मार्क नहीं होते, बिस्मार्क से पहले अगर हम लोग बात करें विलियम प्रथम की, उससे भी पहले एक राजा थे जो पर्सा के थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम। उन्होंने जो है जर्मनी के एकीकरण का प्रयास नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें उनके जस्ट उनकी मृत्यु के बाद 1860 के आसपास में उनकी मृत्यु हो गई और 1861 में जब उनके भाई जो है विलियम प्रथम जब शासक बने तो उन्होंने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है प्रयास किए। अब यहाँ से हम लोग देखें कि देखिए अगर जब हम लोग जर्मनी के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से ये जो एक राज्य है, इस राज्य का नाम है पर्सा। ये पर्सा राज्य है। पहली बात है कि देखिए जर्मनी जो है अपने 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। जर्मनी भले ही हम नाम ले रहे हैं, लेकिन जर्मनी पहले डायरेक्ट ये आपको राष्ट्र नहीं समझना है, क्योंकि जर्मनी जो है डायरेक्ट राष्ट्र नहीं है। पहले जो है अपने ये 300 भागों में बटा हुआ था। यानी जर्मनी में जो है लगभग 300 छोटे छोटे राजा थे। कोई जो है एक राष्ट्र के बारे में नहीं सोच पा रहा है, एक देश के बारे में नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि राजा जो है अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। 300 छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए, तो कोई जो है जर्मनी का बात नहीं करता है। अब यही इम्पोर्टेंट है कि क्या जर्मनी का एकीकरण इतना संभव था? सोच करके देखिए। वो तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहिए कि नेपोलियन बोनापार्ट जब जो है यूरोप पर उसका कब्जा हुआ, आधा यूरोप को जीत करके नेपोलियन बोनापार्ट जो है राजा था। उसी में नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मनी को भी, यानी जर्मनी के लगभग जो है आधा राज्य को जीत लिया था। और नेपोलियन ने ही कहा कि ये क्या छोटे छोटे इतने राज्य है, इसको हम चाहते हैं कि छोटे छोटे राज्यों को हटा करके कम ही राज्य हो लेकिन बड़ा राज्य हो। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जब आधा जर्मनी पर उसका कब्जा हुआ तो उसने आधा जर्मनी को जो है 39 राज्यों में, जो वो जीता था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको जो है 39 राज्यों में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे इटली का एकीकरण हो रहा था, अब सोचा गया कि जर्मनी का भी एकीकरण होना चाहिए, क्योंकि 1830 की क्रांति ने फ्रांस में एक नया बदलाव लाया। तो जो बदलाव फ्रांस में होता था उसके प्रभाव जो है पूरा यूरोप में देखने को मिलते थे। जब 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई, तब जर्मनी में हुआ कि अब जर्मनी का भी एकीकरण होना चाहिए। इससे पहले अगर हम लोग बात करें, इटली में भी हुआ था कि इटली का भी एकीकरण होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसका पैरेलल यानी कि उसके समानांतर जर्मनी की भी बात हुआ कि जर्मनी का भी एकीकरण होना चाहिए। अब ये तो बहुत गंभीर बात है। तो 1815 से लेकर के 1848 तक ऑस्ट्रिया जो था, इधर देश देखिएगा,
यहाँ पर एक ऑस्ट्रिया देश था, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया एक देश था। और जस्ट इसके इधर हम लोग बात करें तो यहाँ जो था यह फ्रांस था। जब जब फ्रांस में कोई बदलाव होगा या कोई क्रांति होगी तो उसका प्रभाव जो है पूरा का पूरा यूरोप में देखने को मिलता था। अब 1815 से लेकर के 1848 तक ऑस्ट्रिया के चांसलर जिसका नाम था मेटरनिक, वह जो है पूरा दबा करके रखा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो और ना ही चाहता था कि इटली का भी एकीकरण हो। लेकिन जब 1830 की क्रांति हुई तो यहाँ की जनता जो है पर्सा के राजा जो कि फ्रेडरिक विलियम थे, फ्रेडरिक विलियम याद रखिएगा, फ्रेडरिक विलियम, फ्रेडरिक विलियम, इन पर जो है जनता दबाव बनाई कि आप क्यों नहीं जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं। आप जो है जर्मनी में अगर सबसे बड़ा राज्य की बात किया जाए तो वह आपका पर्सा है, आप उस पर्सा के आप राजा हैं, आप जर्मनी की बात क्यों नहीं करते हैं, आप जर्मनी का एकीकरण कीजिए। तो इनका मानना था कि इधर जो है इधर के कुछ राज्यों पर जो है डेनमार्क का कब्जा था और ऑस्ट्रिया तो जर्मनी का एकीकरण होना ये चाहता ही नहीं था कि आज जर्मनी का एकीकरण हो, ऑस्ट्रिया चाहता ही नहीं था। और इधर के जो क्षेत्र थे इस क्षेत्र पर जो है फ्रांस के सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस का कब्जा था। तो यहाँ का राजा का मानना था कि काहे लिए हम जाए जर्मनी के एकीकरण करने को, हमारा भी राज्य चला गया तो क्या होगा। अब इस डर से, अपने राज्य को खोने के डर से ये जो है जर्मनी के एकीकरण के बारे में नहीं सोच पा रहे। 1860 में जब ये हट गए तो 1861 में इनके ही भाई जिनका नाम था विलियम प्रथम, वह जो है जर्मनी का राजा यानी कि पर्सा का राजा बने हुए हैं। और जब पर्सा के राजा बने, ये जो थे ना ये रूढ़िवादी थे, कोई बदलाव नहीं चाहते थे, कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन इनके भाई जिनका नाम था विलियम प्रथम, वह जो है नए युग का यानी कि प्रभाव यानी कि बदलाव वाले व्यक्ति है, एक नई सोच एक नई समझ वाले जो है राजा हैं और वह जो है जर्मनी के एकीकरण चाहते हैं, जिनका नाम था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम नाम था। ये चाहते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन इसके लिए ये सोच रहे कि हमको सबसे ज्यादा जो है तेज तरार व्यक्ति चाहिए, तेज तरार व्यक्ति चाहिए। अगर हम लोग इटली के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, जिस तरीके से इटली के एकीकरण के लिए विक्टर इमैनुअल जो है सबसे तेज तरार कूटनीतिक वाला व्यक्ति जो है खोज रहा था तो उनको काउंट काबूर मिले, वैसा ही जो है विलियम प्रथम जो है सबसे तेज तरार जो है व्यक्ति को खोज रहे हैं। तो इनको एक सबसे तेज तरार व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है बिस्मार्क। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बिस्मार्क जो है ये हीगेल के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये वही हीगेल है जो कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वह राष्ट्र है। और हीगेल के सिद्धांत को ही मानने वाले हिटलर का भी मानना था कि राष्ट्र से बड़ा कोई कुछ नहीं है, इसीलिए सबको मारते गया हिटलर। पूछा गया कि आप क्यों मारते हैं, तो उनका एक ही मानना था, हिटलर का एक ही मानना था कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्र के सामने कुछ नहीं है, इसीलिए राष्ट्र के सामने जो कुछ भी आता है वह हमको बहुत ही छोटा दिखाई देता है। राष्ट्र के लिए अगर हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और इस विचार का जन्मदाता हीगेल है। हीगेल जो कि एक जर्मन जो है विचारक है और हीगेल के विचारों से प्रभावित है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है, ये तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया। रक्त और लौह नीति को अगर किसी ने बढ़ावा दिया तो बिस्मार्क था। रक्त का मतलब हुआ कि खून, एवं लौह का मतलब हुआ
कि लोहे से बनी हुई तमाम वस्तुएं। तो इस बिस्मार्क का कहना था कि देश में जितने भी लोहे से बनी हुई वस्तुएं हैं सबको पिजा लो, सबको जो है धारीदार बना लो, ताकि राष्ट्र से बड़ा कोई कुछ नहीं है। अगर राष्ट्र के रास्ते में अगर कोई रुकावट बनेगा, अगर जर्मनी के एकीकरण के लिए अगर कोई रुकावट पैदा करेगा, तो उस हथियार को पिजा लो, क्योंकि उससे उसका खून बहाया जाएगा। इसलिए क्योंकि जो है राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र के रास्ता में कोई बाधक नहीं आना चाहिए। सोचिए, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया। अब यही बिस्मार्क जो है चांसलर बन गए हैं। विलियम प्रथम जो है चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री। आज भी आप जर्मनी में देखिएगा तो चांसलर ही होते हैं, वह प्रधानमंत्री के पद ही चांसलर है। तो जब यहाँ पे बिस्मार्क सोच रहे हैं, जब चांसलर बन गए, तो इनके सामने सबसे बड़ी, क्योंकि अब विलियम प्रथम इसको इसीलिए खोज रहे थे, वो चाहते थे कि संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण हो, यानी कि जर्मनी जो है अपने छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए हैं, उन सभी का एकीकरण हो। अब यही आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा तो सेल्सविग है। सेल्सविग जर्मनी में वैसे तो बहुत छोटे बड़े बहुत सारे राज्य थे, लेकिन जो बड़े राज्य थे उनमें जो है पहला आप याद रखिएगा सेल्सविग, दूसरा आपको याद रखना है होल्स्टीन, और यहाँ पर ये देखिएगा तो राइनलैंड, इसका नाम क्या हो जाएगा, राइनलैंड। यहाँ पर जो आप देखिएगा फ्रैंकफर्ट, यहाँ पर जो देखिएगा वेस्टफेलिया, यहाँ पर जो देखिएगा बावेरिया, यहाँ पर जो देखिएगा क्या हो जाएगा बावेरिया। और ये तो परसा है, इसी परसा का राजा विलियम प्रथम है और अपना जो है चांसलर बिस्मार्क को बनाए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बिस्मार्क के सामने है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हो, जर्मनी का एकीकरण कैसे हो, क्योंकि इधर देखिएगा तो ये दो क्षेत्र को, ऊपर का एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क, वह डेनमार्क लिए हुआ है, इस देश का नाम है डेनमार्क, जो कि सेल्सविग और होल्स्टीन पर अपना कब्जा किए हुए है। और इधर का जो क्षेत्र है इस सब पर जो है फ्रांस अपना दबदबा बनाया है, उस पर कब्जा किया है, क्योंकि फ्रांस जो है सबसे शक्तिशाली देश है। अब यहाँ पर चैलेंजिंग था किसके सामने, बिस्मार्क के सामने। भाई एकीकरण करे तो करे किधर से करे, किधर से शुरुआत करे। तो इसने सोचा अब चूंकि लड़ाई नहीं लड़ा है तो इसके पास कोई मापदंड नहीं है कि हम कहाँ से कैसे किसके साथ लड़ाई करें, कहाँ से जो है जर्मनी का एकीकरण प्रारंभ करें, शुरू करें। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 1862 में यह चांसलर बन गया, विलियम प्रथम ने इसे 1862 में चांसलर बना दिया। 2 साल के बाद इसने ऑस्ट्रिया से 1864 में 2 साल के बाद इसने ऑस्ट्रिया से बोला कि देखिए डेनमार्क जो है हमारा 2 ठो राज्य पर कब्जा किए हुए है, सबसे बड़ा बड़ा राज्य है कि नहीं, बड़ा बड़ा राज्य है, उस पर डेनमार्क अपना कब्जा किए हुए है। हम चाहते हैं कि उससे ले ले और उसमें आपका साथ चाहिए। ऑस्ट्रिया का साथ मांग रहा है, ऑस्ट्रिया का साथ मांग रहा है, कह रहा है कि आप हमारा हेल्प कर दो। तो ऑस्ट्रिया बोला ठीक है हम आपका हेल्प करेंगे, लेकिन हमको क्या फायदा होगा हम आपका हेल्प करने जाएं तो हमको क्या फायदा होगा बताइए। तो यहाँ पे बिस्मार्क कह रहा है
कि दो ठो बड़े बड़े राज्य हैं, एक हम ले लेंगे, एक आपको दे देंगे, एक आपको दे देंगे। ऑस्ट्रिया देगा कि भाई तो बढ़िया बात है। ये तो ऑस्ट्रिया को पता था कि खाली इसके साथ जाएंगे, बिस्मार्क के साथ जाएंगे तो वैसा ही डर के भाग जाएगा। अब जो है ऑस्ट्रिया जो है बिस्मार्क के साथ जो है एकदम इसका साथ दे रहा है। अब डेनमार्क से जो अब लड़ाई हुई तो लड़ाई शुरू होते होते ही डेनमार्क बोला भाई हमसे लड़ो मत, हम तुम्हारा दोनों राज्य छोड़ देते हैं, हमसे लड़ो मत। और आपको जान कर क्या आश्चर्य होगा, लड़ाई शुरू होते जो है, अभी लड़ाई शुरू हुआ ही था कि डेनमार्क हार मान लिया और यहाँ पर जर्मनी का दोनों राज्य छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है किसको? बिस्मार्क को। बिस्मार्क को लगता था कि लड़ाई जो है लंबा चलेगी, इसीलिए उसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ लिया था। लड़ाई जो है शुरू होने ही वाला अभी हुआ ही था कि डेनमार्क हार गया। तो यहाँ पे बिस्मार्क को लग रहा है कि जा इसको जो है एक क्षेत्र ऐसा ही देना पड़ेगा, फ्री में ही देना पड़ेगा। लेकिन अब तो वहां पर जो है वादा तो कर चुका था कि हाँ दो बड़े बड़े राज्य है, जीतेंगे तो एक आपको दे देंगे, एक हम रख लेंगे। तो इसने क्या किया, वादा को पूरा किया। सेल्सविग जो है अपने पास रख लिया, है कि नहीं? सेल्सविग अपने पास रख लिया और होल्स्टीन जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया। 1864 में लड़ाई लड़ा था डेनमार्क के साथ और पहले से इसका अपना परसा तो था ही। लेकिन अब यहाँ पर जब इस होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया तो बिस्मार्क एक चाल चल रहा है, क्योंकि यह तो भले दुख मन से दिया था लेकिन रियलिटी इसकी यही थी कि वह देना नहीं चाहता था। बिस्मार्क होल्स्टीन को देना नहीं चाहता था, होल्स्टीन जो है ऑस्ट्रिया को देना नहीं चाहता था, लेकिन दुख मन से दिया था। तो जब जब यहाँ पर कुछ होता था तो बिस्मार्क भड़काता था, लोगों को जो है भड़काता था, कहता था कि जर्मनी वाले जो है अच्छे नस्ल के हैं, वो जहाँ कहीं भी है वह अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। यानी इस होल्स्टीन में जर्मन वाले लोग हैं, भले ही वह जो है ऑस्ट्रिया के अंडर में है लेकिन वहां पर जर्मनी वाले तो हैं। तो बिस्मार्क कह रहा है कि उनको दब करके नहीं रहना है, कोई जो है उनको दबा करके नहीं रख सकता है। अगर कोई उनको दबाने का प्रयास करेगा तो हम उनके साथ हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया का कब्जा है तो वो अपना जैसे चाहेगा टैक्स लगाएगा उस क्षेत्र में, और बिस्मार्क कह रहा है कि यहाँ पर जो जर्मन वाले हैं उनको दब करके नहीं रहना है। ले दे करके मामला ये हुआ कि जब यहाँ पे जर्मनी वाले होल्स्टीन क्षेत्र में ऑस्ट्रिया वाले के थाना को, उनके पुलिस को लड़ाई यानी मारने लगे, लड़ाई करने लगे उनसे, तो ऑस्ट्रिया जो है इधर से अपना जो है पूरा सेना भेजने को सोचा। और जैसे ही सेना भेजने को सोचा तो ये परसा यानी कि बिस्मार्क कह रहा है कि हमारे तरफ से होकर के नहीं जाना है, हमारे तरफ से नहीं होकर के जाना है। और बिस्मार्क कह रहा है कि तुमको जितना साथ चाहिए हम तुम्हारे साथ हैं, और याद रखो हम जो है बाहरी किसी को आने नहीं दे रहे हैं, अपने रास्ते से होकर के किसी को आने नहीं दे रहे हैं। और तुम लोग समझदार हो, समझदार हो मतलब जितना कूटना है कूटो, क्योंकि हम बाहरी वाले को आने ही नहीं दे रहे हैं और तुम्हारे साथ भी है तो तुमको जितना कूटना है कूटो। कुल मिलाकर के यही तय था कि ऑस्ट्रिया वाले अंदर नहीं जा सकते थे, और ऑस्ट्रिया वाले का यहाँ पर पुलिस है, सेना है, वो पिटाई हो रहा था उनका। तो जैसे ही खबर मिलती कि हाँ ऑस्ट्रिया के जो है 50 जवान मारे गए, 50 जो है ऑस्ट्रिया के लोग मारे गए, यानी कि सेना वाले, थाने वाले, तो ऑस्ट्रिया को घबराहट होता और फौरन कहता कि रुको हम हेलीकॉप्टर से आते हैं। परसा कह रहा ऊपर से भी नहीं वो जाने देंगे, बिस्मार्क कह रहा है ऊपर से भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे रास्ते से होकर के नहीं जाना है। यानी कुल मिलाकर के यही तय था कि 1866 में जो है ऑस्ट्रिया और परसा यानी कि बिस्मार्क भिड़ गया। और जब ये 1866 में लड़ाई हुआ तो इसी लड़ाई को जो है सेडेवा का युद्ध कहा गया, और ऑस्ट्रिया और परसा के बीच जो है सेडेवा का युद्ध चल रहा है। परसा कहने का मतलब बिस्मार्क।
लेकिन जब 1866 में यह लड़ाई हुआ तो वह लड़ाई जो है ऑस्ट्रिया हार गया, और ऑस्ट्रिया हार गया तो उसको जो है इस होल्स्टीन क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। और जब छोड़ना पड़ा, पहले से बिस्मार्क का अपना परसा तो था ही, सेल्सविक को जो है डेनमार्क से जीता हुआ था। अब जो है 1866 में लड़ाई लड़ करके जो होल्स्टीन जो है ऑस्ट्रिया को दिया था, फिर उसी को जो है 1866 में मार करके छीन लिया। तो इतना क्षेत्र का जो है एकीकरण हो गया है। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है कि ये सब क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा है, और फ्रांस जो कि सबसे शक्तिशाली देश है। अब फ्रांस से कैसे बिस्मार्क जो है अपना क्षेत्र लेगा, ये बहुत चैलेंजिंग बात है। उसी बीच की बात है कि इधर एक देश है जिसका नाम है स्पेन। स्पेन में जो राजा थे, स्पेन में जो राजा थे वह जो है यही परसा, यानी कि जर्मनी के जिस वंश के यहाँ पे राजा थे, उसी वंश के राजा यहाँ पर स्पेन में थे। जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो यहाँ पर जर्मनी यानी कि परसा बोला कि फिर से यहाँ का उत्तराधिकार यानी कि राजा बनने का अधिकार तो हम ही लोग का है। लेकिन फ्रांस कह रहा है कि नहीं, तुम लोगों को नहीं बनना है, क्योंकि फ्रांस जानता था कि इधर भी जो है यह हो जाएगा और इधर भी अपना ही आदमी को बैठा देगा, बीच में हम पड़ जाएंगे, पता नहीं कब मिल करके दोनों तरफ से मारे। इसलिए फ्रांस कहता था कि नहीं, यहीं के लोग जो है फिर से राजा बनेंगे, इधर वाला कोई नहीं बनना चाहिए। और जर्मनी यानी कि परसा कहता था नहीं, इधर वाला ही बनेंगे यहाँ के राजा, क्योंकि यही इधर के वंश के ही यहाँ पर पहले राजा थे, तो उन्हीं का अधिकार बनता है। अब यहाँ पर जो है फ्रांस और जर्मनी यानी कि परसा के बीच जो है काफी नोक झोंक हुआ, और नोक झोंक होते होते इतना मामला बिगड़ गया कि यह बात जो है 1870 की है। 1870 में कौन, अब जो है परसा और फ्रांस भिड़ गए हैं। फ्रांस और परसा के बीच जो है 1870 में लड़ाई हो रही है। 1870 में लड़ाई हो रही है। इसी लड़ाई को जो है सेडन का युद्ध कहा गया। 1866 में जो लड़ाई परसा और ऑस्ट्रिया के बीच हुई थी, उस लड़ाई को सेडवा का युद्ध, और 1870 में जो फ्रांस और परसा के बीच लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई को सेडन का युद्ध कहा जाता है। और यह लड़ाई जो है 1870 से लेकर के 1871 तक 1 साल तक चली, और जो है फाइनली जो है इसमें फ्रांस जो कि सबसे शक्तिशाली देश था, वह जो है हारता हुआ दिख रहा है। इस सभी क्षेत्र पर जब फ्रांस का कब्जा था, इस सभी क्षेत्र पर जो है फ्रांस का कब्जा था, वही फ्रांस जो है 10 मई 1871 को जब घुटना टेक दिया, 10 मई 1871 जब फ्रैंकफर्ट में इसकी पूरा फ्रांस की सेना जब जो है बंदूक वगैरह जो है सरेंडर बोल दी, तब जो है जर्मनी जो है, जो कि पहले इसका उतना नाम भी नहीं था, यह जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। और जब 10 मई 1871 को फ्रांस की सेना जो है, यानी फ्रांस के राजा जब सरेंडर बोल दिए, हार मान गए, तो 10 मई 1871 को ही एक संधि हुई। यही फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर उस संधि को जो है फ्रैंकफर्ट का संधि कहा जाता है, जो कि 1871 में हुई, 10 मई 1871 में। इस संधि में तय क्या हुआ? इस संधि में यही तय हुआ कि जितने भी ये जर्मनी के क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा है, उस फ्रांस को जो है छोड़ना पड़ेगा, और फाइनली जो है फ्रांस स्वीकारा कि हम छोड़ देंगे। इसके साथ ही साथ अब देखा बिस्मार्क की जब जीतिए रहे हैं तो अच्छे तरीके से जीत जाते हैं। इधर का जो भी फ्रांस का क्षेत्र था, इधर का जो भी, देखिए जर्मनी तो यहीं तक है ना, लेकिन जो भी इधर फ्रांस का क्षेत्र था, है कि नहीं, यहाँ पर लॉरेंस वगैरह जो भी यहाँ पर फ्रांस का क्षेत्र था, उस सभी क्षेत्र को बिस्मार्क बोला ये हमारा ही है, ये हमारा ही है, और उसको ले लिया। अब चूंकि हार गया था फ्रांस, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और जर्मनी तो जीता ही था, यानी कि बिस्मार्क तो जीता ही था, तो ये बोला कि इसका और भी क्षेत्र ले लेते हैं।
और ले भी लिया। तो अब यहाँ पर देखिएगा तो ये सभी क्षेत्र का एकीकरण हो गया, ये सभी क्षेत्र का एकीकरण हो गया। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है बताइए, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्षेत्र जो है अब यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण हो गया है। अब यह एक राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा जिसका नाम पड़ेगा जर्मनी। जो फ्रांस 1870 तक इतना शक्तिशाली देश था, इतना शक्तिशाली देश था कि यूरोप भर में जो है सबसे शक्तिशाली यदि कोई देश था तो फ्रांस था। और जिस जर्मनी को उतना नहीं जाना जाता था, वह जर्मनी जो है 1870 के बाद में एक शक्तिशाली देश के राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर गया है। और यही से चेंजिंग है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संधि के तहत जो है एक यूरोपीय शक्ति का पतन यानी फ्रांस का पतन और दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय यानी जर्मनी का उदय हुआ। तो याद रखिएगा 10 मई 1871 को, यानी कि फ्रैंकफर्ट संधि के तहत। यानी जब फ्रैंकफर्ट संधि हुई तब जो है फ्रांस हार गया और जर्मनी जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर गया। और इस तरीके से जर्मनी का अच्छे तरीके से पूरा एकीकरण हो गया। तो अब चूंकि इधर सभी के सभी क्षेत्र और फ्रांस का कब्जा था, अब फ्रांस हार गया है तो ये सभी अपने में मिला लिया बिस्मार्क, और इस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण सफल कर दिया, सफल बना दिया। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यह बात बिस्मार्क को मालूम था। क्या मालूम था? क्योंकि उसने जब फ्रांस हारा तो फ्रांस से अपना क्षेत्र यानी जर्मनी का जो क्षेत्र था बिस्मार्क तो लिया ही लिया, साथ ही साथ फ्रांस का क्षेत्र भी ले लिया था। फ्रांस का जो कि कोयला का खान वाले क्षेत्र थे, लोहा का खान, इस सभी को ले भी लिया इधर। अब देखा कि जब फ्रांस हारिए गया है तो उससे जितना मन करेगा उतना संधि के तहत उससे मनवा लेंगे, उसका भी क्षेत्र अपने में मिला लिया बिस्मार्क। इस बात को जानता था बिस्मार्क कि फ्रांस हमें तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका क्षेत्र लिए है, भले वो अभी नहीं बोल रहा है लेकिन वह हमको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए जिस ऑस्ट्रिया देश के साथ उसने 1866 में लड़ाई किया, सिरवा का युद्ध किया, उसी ऑस्ट्रिया देश से 5 साल के बाद 1871 में आकर के बोल रहा है कि देखिए आप हमसे दोस्ती कीजिए। वो तो ऐसे 1866 में ऐसे हम लड़ गए थे, लड़ना तो हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपके साथ दोस्ती करें। अब ऑस्ट्रिया भी देख रहा है कि जर्मनी तो एक शक्तिशाली, अब बताइए फ्रांस को हराया है फ्रांस को हराया है, और ऑस्ट्रिया देख रहा है कि अब तो ये शक्तिशाली देश है, काहे नहीं इससे दोस्ती करेंगे। अगर दोस्ती नहीं भी करता तो बगल में ही था, क्या पता इसको भी अपने में लपेट लेता ऑस्ट्रिया को, इसीलिए ऑस्ट्रिया जो है दोस्ती कर रहा है। अब आप ही बताइए ना, 5 साल पहले जो है ऑस्ट्रिया को मारा है बिस्मार्क, और फिर 5 साल के बाद उसी से आ रहा है दोस्ती करने, तो ऑस्ट्रिया तो उससे दोस्ती नहीं ना करता, क्योंकि 1866 में भाई इसको मारा, 1864 में इसका साथ लेकर के डेनमार्क को मारा। बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया का साथ लेकर के 1864 में डेनमार्क को मारा, और फिर उसी ऑस्ट्रिया को 1866 में मार करके अलग कर दिया, और फिर 5 साल के बाद जो है बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा है ये कहाँ से उचित है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब 1871 में ऑस्ट्रिया से हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए था, ऑस्ट्रिया भी राजी हो गया, और नीचे एक देश था जिसका नाम था इटली, उससे भी दोस्ती कर लिया जर्मनी, और ये तीनों मिल गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों मिल गए। ये तीनों क्यों मिल गए, ये सोचने की बात है, सोचने की बात। ये जर्मनी अपना जड़ इसलिए मजबूत कर रहा था क्योंकि यह जो है फ्रांस का जो है कुछ क्षेत्र को जबरदस्ती ले लिया, और इसको पता था जर्मनी को कि जब फ्रांस का हम जो क्षेत्र लिए हैं तो फ्रांस तो हमको छोड़ेगा नहीं, इसीलिए जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के साथ जो है मिल गया, यानी कि दोस्ती कर लिया। और जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों मिल गए तो इनको जो है ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया, ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया, ठीक है, ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया। तो ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और
इटली, ये तीनों इसलिए मिल गए कि अगर बाय द वे फ्रांस हमला करेगा तो हम तीनों मिलकर के मारेंगे। अगर हम तीनों में से किसी को कुछ होता है और जो देश परेशान करेगा तो हम तीनों जो है मिलकर के उस देश को मारेंगे। अब फ्रांस देखा, अरे भाई ये तो गजब हो रहा है कि तो जर्मनी इतना शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है, साथ ही साथ इसने ऑस्ट्रिया से हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए, इटली को भी मिला लिया। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों मिलकर के एकदम जो है ध्रुवीय राष्ट्र बन गए। तो फ्रांस को लगा कि शायद ये तीनों जो है इसीलिए दोस्ती करके एकदम जो है मजबूत हुए हैं, लगता है हमको मारेंगे। फ्रांस सोच रहा है कि लगता है हमको मारेंगे, इसीलिए फ्रांस ने तय किया, यहाँ पर एक देश था जिसका नाम था इंग्लैंड, बोला कि देखिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों मिलकर के एकदम जो है ध्रुवीय राष्ट्र बन गए हैं, तो एक काम करते हैं कि कम से कम हम लोग तो मिलकर के एक दोस्ती के तरीके पर हैं, ताकि अगर ये कभी हम लोग को मारने आएगा तो हम लोग भी इसका जो है जबरदस्त और जो है जोरदार तरीके से मुकाबला करेंगे। तो इंग्लैंड बोला तब ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंग्लैंड इसके साथ मिल गया फ्रांस के साथ। तो इस बात को जो है देखा, बगल में ही एक देश है, यहाँ पर रूस है, जर्मनी के ऊपर में एक रूस देश है, क्योंकि जर्मनी के सटा हुआ ही रूस देश है, तो जर्मनी और रूस से जो है बराबर की कांटों की टक्कर चलती थी। तो जब देखा रूस की फ्रांस और इंग्लैंड जो है मित्र बन रहे हैं, तो इसने बोला कि जर्मनी से तो हमको भी दुश्मनी रहती है, हम भी आप लोग के साथ में है। तो फ्रांस, इंग्लैंड और रूस मिलकर के ये जो है तीनों मिलकर के मित्र बन गए, तो इनको जो है मित्र राष्ट्र कहा गया। और ये बोले कि ठीक है, अगर ये तीनों मिलकर के मारेंगे तो हम लोग भी तीनों मिलकर के मारेंगे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये पूरा का चक्रव्यूह का कर्ता धर्ता कौन था, ये पूरा जो है योजना का कर्ता धर्ता कौन था? बिस्मार्क जो है जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये तीनों मिला करके एक जो है ध्रुवीय राष्ट्र बनाया, तो उसी प्रकार से फ्रांस, इंग्लैंड और रूस मिलकर के एक मित्र राष्ट्र बन गए। इन लोगों का कहना था कि जब ये तीनों मिलकर के मारेंगे तो हम तीनों भी मिलकर के उनको मारेंगे। अब इसमें जो है नमक, मर्चा, मसाला फेंटने का काम कर दिया मीडिया वाले लोग। जब मीडिया कहने का मतलब कि उस समय का जो भी समाचार यानी जो भी खबर का माध्यम था, जब इधर से उधर कोई व्यक्ति जाता था काम धाम करने के लिए या किसी काम से एक देश से दूसरे देश में, तो बीच में अफवाह चल गया कि इधर से कुछ उधर गए, अभी तक नहीं लौटे, पता नहीं फ्रांस कहाँ खपा दिया। और जब फ्रांस से कुछ लोग इधर आते थे तो ये बोला कि फ्रांस वाले ही हम लोगों के लोग को यानी हमारे आदमियों को गायब किया, इसीलिए फ्रांस से जो आते थे इधर आते थे तो उनको भी गायब कर दिया जाता था। अब इधर जो है फ्रांस वाले यहाँ से इधर आकर के मरते थे 5 तो बताया जाता था 50, और इधर से मरते थे 10 तो बताया जाता था 100। अब ये कुल मिला करके इनके बीच जो है टसाटसी यानी कि एक तरीके से बहुत बड़ा जो है टसन पैदा हो गया। टसन है कि नहीं? टसन मतलब कि एक बहुत बड़ा जो है होता है ना, लड़ाई के लिए बहुत जो है गलत विचार मन में आने लगे, एक बहुत ही ज्यादा दुश्मनी पैदा हो गया। तो इन लोगों का मानना था फ्रांस, अब यहाँ पे फ्रांस नहीं कहेंगे हम, अब सीधे हम आपको कहेंगे मित्र राष्ट्र यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, और ध्रुवीय राष्ट्र यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का भी एकीकरण हो गया है उस समय। तो अब जो है ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच जो है काफी जो है ज्यादा टसन हो गया है, काफी ज्यादा दुश्मनी हो गया है। इनका मानना है कि हम किसी से कम नहीं, और यह बात है 1907 की। 1907 से लेकर के ये लोग जो है अपने अपने देश के 80% अपने देश के 80% बजट जो है 80% जो है बजट जो है सबसे ज्यादा जो है सेना को यानी कि गोला, बम, बारूद को इकट्ठा करने में
80% जो है देश का 80% बजट जो है सेना में खर्चा कर रहे हैं, गोला बारूद ये बम में खर्चा कर रहे हैं। और 1907 से लेकर के 1914 तक 7 साल तक ये जो है इतना ज़्यादा गोला बंदूक बारूद बम इकट्ठा किए हैं कि 1907 से लेकर के 1914 तक यानी 7 साल में इतना ज़्यादा जो है बारूद इकट्ठा किए हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया ना जर्मनी का एकीकरण, और फिर जो है मित्र राष्ट्र क्यों बने, यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र क्यों बने और मित्र राष्ट्र क्यों बने, है कि नहीं। और इनके बीच ही युद्ध हुआ जो कि 1914 में युद्ध प्रारंभ हुआ, और उस युद्ध को जो है प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। 1914 से लेकर के 1918 तक जो है वह युद्ध चला। तो अब यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग जो है कल के क्लास में याद रखिएगा, कल के क्लास में जो है आज के हम लोग क्या देखे, आज हम लोग क्या देखे, आज हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में देखे। अब जो है यहाँ से कल की क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। तो कल एक और क्लास है और उस क्लास के बाद जो है यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ से कल हम लोग